Hello student, good afternoon. In this lecture, we will discuss about the difference between ideal and non-ideal solution. Because in previous lecture we had discussed about ideal solution and non-ideal solution and their graphs etc. And in briefly we can say that this question can be arise in exams. So we will discuss about this question. And you know very well about this questions easily. Now see what are ideal solutions, what are non-ideal solutions. You can easily define these. Let us start with ideal solution. क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, देख लीजिए. आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई, जिनके अंदर क्या है, द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन प्योर कंपोनेंट. आपको बताया था मैंने, जो इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस क्या माने थे बच्चों, याद हो तो आपको, ए टाइप के इंटरेक्शंस, बी टाइप के इंटरेक्शंस, और ये दोनों को मिक्स करोगे आप मिक्सर में तो क्या बनते थे, ए बी टाइप के मिक्सर्स, और ये क्या है आपस में इक्वल होते थे. याद है या भूल गए आप इस चीज़ को. लेट अस सी टुवर्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. देख लीजिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट. अब जो इंटरेक्शंस हमारे यहाँ पे थे वो डिफरेंट टाइप के थे, है ना. हमने इजीली इसको पिछले प्रीवियस लेक्चर में किया था. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस लेक्चर आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वहाँ पे आप इसको इजीली समझ सकते हैं. देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज, ये भी मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको समझाया था. अब अगर इंट्रैक्शंस हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं बच्चों, तो डेल्टा वी भी जीरो होगा और डेल्टा एच भी जीरो होगा, यानी एंथैल्पी का चेंज है जो, और मेरा वॉल्यूम का चेंज है, दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट है. तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि डेल्टा वी विल बी जीरो, डेल्टा एच विल बी जीरो. बट इन दी अपोजिट सेशन देख लें, डेल्टा वी विल नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच विल नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑन मिक्सिंग यहाँ पे क्या है, ये दोनों की दोनों वैल्यू जीरो नहीं होंगी. रीजन क्या था, सेम रीजन था भाई इंट्रैक्शंस का. नेक्स्ट फैक्टर नंबर 3 देखें, क्या है, ईच कंपोनेंट ओबे रोल्स लॉ. यहाँ पे प्रत्येक कंपोनेंट रोल्स लॉ को ओबे करेगा, सारी की सारी कंडीशंस, टेम्परेचर की, प्रेशर की या कंसंट्रेशन की. क्या बोला मैंने, इन आइडियल सॉल्यूशंस ईच कंपोनेंट ओबे राउल्स लॉ. राउल्स लॉ को ओबे करता है आइडियल सॉल्यूशन सारी की सारी कंडीशंस पे, चाहे वो टेम्परेचर की कंडीशन हो, चाहे वो प्रेशर की कंडीशन हो. दैट इज, इसीलिए राउल्स लॉ के अनुसार जो मेरा प्रेशर पी ऑफ ए था, यानी जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल प्रेशर मेरा था बच्चों, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर या ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ये किसके इक्वल आता था, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू प्योर स्टेट. याद है ना आपको. और दूसरा कंपोनेंट भी इसी तरह से आता था. और पी टोटल भी यहाँ पे लिखा नहीं गया, हालांकि मैं बता सकता हूँ कि पी टोटल भी मेरा क्या था, वो इक्वल होता था किसके बराबर, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी. ये राउल्स लॉ की कंडीशंस को फॉलो करता है. बट सेकेंडली आप डिस्कस कर रहे हो इसके अंदर कि दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसीलिए ये क्या है, डेविएशन दिखाते हैं. डेविएशन मीन्स ये ग्राफ जो मेरा बनता था इस तरह का बच्चों, तो ये डेविएशन दिखाते हैं, या तो ऐसे डेविएशन दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन, या ऐसे डेविएशन दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशन. मीन्स यहाँ पे दो तरह का डेविएशन देखने को मिलता है. इसीलिए पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स ए इंटू पी ए, एंड पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू, एंड पी ऑफ टी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, दे में बी ग्रेटर और स्मॉलर. बताया था ना पिछले प्रीवियस लेक्चर में. ग्राफिकल बिहेवियर शोन इन फिगर दिस, ये आप देख सकते हो, मैंने आपको इसका ग्राफिकल बिहेवियर भी दिखाया भाई. हमारे जो ग्राफ हैं पिछले, यहाँ पे ये बुक का पोर्शन लिया गया इसलिए यहाँ पे ग्राफ वगैरह कुछ नहीं है, तो आप उसमें देख लें एक बार ग्राफ के अंदर. और लास्ट पॉइंट मैंने लिया है आज का टॉपिक, ये देखो जो लास्ट पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट है, ये है हमारा आज का टॉपिक, इसलिए मैंने ये डिफरेंस उठाने पड़े आपके लिए ये वाले. तो ये देख ले क्या लिखा हुआ बच्चों, ये दिख नहीं रहा यहाँ पे. इसका मतलब ये है, दे डू नॉट फॉर्म एजोट्रोप. ये वाले जो आइडियल सॉल्यूशन हैं वो एजोट्रोप नहीं दिखाते, और ये वाले हमारे एजोट्रोप दिखाते हैं नॉन आइडियल के. तो हम अब बात करेंगे एजोट्रोप्स क्या होते हैं बच्चों. क्या है आज का सेशन, हमारा आज का टॉपिक एजोट्रोप्स क्या होते हैं. बेसिकली ये टॉपिक है, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे स्टार्ट होगी कल, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आज के टॉपिक में भी आपको दिया जाएगा. तो एक बात बताऊं आपको, एजोट्रोप है जो इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी.
बट अगर जो टॉपिक कंटिन्यू चलेगा तो वो आपको करवाया जाएगा। कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे लीव नहीं करेंगे। वी विल डू ईच टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सीरीज। इसीलिए एजोट्रोप्स इंपॉर्टेंट नहीं होते बच्चों, बट आप देख लें इसको भी क्या है ये, देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एजोट्रोप्स? एजोट्रोप्स कैन आल्सो बी नेम्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बच्चों इनको क्या कहा जा सकता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब इसको पढ़ने से पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? गलनांक, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्या बोला मैं? कि ऐसा प्रेशर जिसके ऊपर बॉइलिंग यानी जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है बच्चों? वेपर प्रेशर के इक्वल। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हो? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मैंने आपके लिए यहाँ इस टॉपिक को ईजी बनाया है। वैसे आप बुक में से पढ़ के देखो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक आपको, लेकिन मैंने इसकी डेफिनेशन को भी पॉइंटों में बांट दिया है। आई डिवाइड द डेफिनेशन इनटू पॉइंट्स। What are these points? These points can be combined and make a complete definition of azeotropes. You can see. The first point is binary solution. अब देखो एजोट्रोप्स जो हमारे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या थे बच्चों? जिनमें एक तो सोल्यूट हो गई, जिनमें क्या हो, सॉरी ये सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, यहाँ पे सोल्यूट आएगा भी, यहाँ पे आप इसको सोल्यूट लिख लें काट के। तो बाइनरी सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं? जिनमें एक तो सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है, और दोनों के दोनों लिक्विड होने जरूरी हैं। क्या कंडीशन है बच्चों? कि एजोट्रोप्स आर द बॉइलिंग सॉल्यूशन दैट देयर इज वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट एंड बोथ शुड बी इन लिक्विड स्टेट। अंडरस्टैंड? सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, फिक्स कंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दो बाइनरी यानी हमारे बाइनरी सॉल्यूशन होने के साथ साथ इनकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए? फिक्स। मतलब इनका रेशियो है, कंपोजिशन है जो फिक्स है, मतलब कोई चेंज नहीं है। समझोगे आगे आप इसके ग्राफ में। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, द सॉल्यूशन बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई जब भी हम इनको बॉईल करेंगे तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे, इसलिए मैंने बोला इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोला है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, देन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या है? इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है? सारी चीज़ बताई जाएंगी आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है और इनका पॉसिबल क्यों नहीं है। अब पांचवा पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट, वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। देख लीजिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए। व्हाट इज दिस? ये मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज। मान लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज मेरा एक्स ए है और मोल फ्रैक्शन मेरा जो वेपर फेज में है वो वाई ए है। तो अगर ये दोनों मेरे इक्वल हो गए, अब जितना हमारा लिक्विड फेज का जो और जो वेपर फेज का अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या वेपर बनेंगे? बताओ। इक्वल हो चुके हैं दोनों, इसका मतलब यहाँ पे मेरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझा जाएगा आपको। चलिए इस पॉइंट पे इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो एजोट्रोप है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको, बट उसकी डेफिनेशन में बाद में आपको शो करूँगा इसमें किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, बट समझना जरूरी है। डेफिनेशन तो अपने आप भी बन जाती है हुई। देख लीजिएगा एक बार, इसमें क्या जाएगा हमारा यहाँ पे सिमिलरली, मतलब जैसे मैं कंसीडर करता हूँ ये मेरे पास कोई सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है? कोई भी वेसल है, सिलेंडर मानो या वेसल मानो, इसके अंदर कुछ हमारा क्या है? दो चीज़ें मैंने फिल की हैं भाई। मैंने ले लिया लिक्विड इथेनॉल, नीचे क्या ले लिया? लिक्विड इथेनॉल, और ये ले लिया लिक्विड वाटर भाई। और ऊपर मैंने क्या ले लिया बच्चों? ये हैं वेपर इथेनॉल के, वेपर इथेनॉल, और ये किसके वेपर हैं? वाटर के। तो इनके लिए क्या मानोगे? देखो कंसीडर कर लेते हैं इनका जो, अब देखो ऊपर सपोज करो मैंने इनका मोल फ्रैक्शन मान लेता हूँ। यहाँ पे देखो सपोज कर लिया मैंने इसका मोल फ्रैक्शन मान लिया लिक्विड इथेनॉल का एक्स ए, और लिक्विड वाटर का मैंने मान लिया मोल फ्रैक्शन एक्स बी। आप जानते हो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। एक में ही तो होता है ना, एक में से ही तो ये, इसलिए एक्स ए अगर मेरा 0.3 है तो एक्स बी कितना हो गया? 1 में से घटा दो, यानी 0.3 को 1 में से रिमूव करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.7, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 1। इसलिए मोल फ्रैक्शन मैंने एक्स ए यानी किसका माना है? लिक्विड इथेनॉल का, और एक्स बी किसका माना है भाई? लिक्विड वाटर का। इसलिए ऊपर की तरफ जो वेपर फेज में चलोगे आप यहाँ पे, तो इसका मैंने मान लिया क्या? मोल फ्रैक्शन
किसका, इथेनॉल का वेपर फेज में 0.2 और वाटर का वेपर फेज में मान लिया मैंने YA = 0.2 और YB कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0.8। अंडरस्टैंड, क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है XA, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर स्टेट, क्या इक्वल हैं दोनों, नहीं, इसलिए क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा। समझो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने के लिए मैंने दो लिक्विड लिए यहाँ पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, दोनों को मेजर करो। ये लिखा हुआ ऊपर देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल 353 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन, दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है ना टेम्परेचर का, इसलिए दोनों के क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे आप ऊपर इसके अंदर जैसे ही इसके वेपर बनेंगे, वेपर, अब देखो सपोज करो मैंने इसको बॉयल कर दिया भाई, नीचे से इसको हीट दी, हीट देने के बाद इसको बॉयल कर दिया हमने, ठीक है, बॉयल होगा तो क्या होगा, वेपर किसके पहले बनेंगे बच्चों बताओ, सोचो। अब देखो ये धीरे धीरे क्या 300 केल्विन पे जाएगा, 353 केल्विन पे आते ही क्या इसके वेपर, इथेनॉल के वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे और इस सेकंड वेसल के अंदर मेरे इसके ये इथेनॉल आना स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरा जो इथेनॉल है वो इससे हाई टेम्परेचर पे यानी 373 केल्विन से पहले ही क्या है सारा वेपर में चेंज होके इस सेकंड पात्र में हमारा आ चुका होगा, इस सेकंड बर्तन में वो आ चुका होगा। इस वजह से क्या होगा अभी देखो, इस वजह से इसके अंदर हमारा केवल वाटर बचा हुआ हब और इसके अंदर हमारा क्या बचा आ चुका है इथेनॉल। इट मीन्स दे कैन बी इजिली सेपरेटेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ गए आप इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। अब हम चलेंगे आगे इसमें। अब मैंने बताया था आपको यहाँ पे, अब क्या था देखो, इथेनॉल एज वी शो दैट, एज वी नो दैट इथेनॉल प्लस वाटर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। रीजन नहीं बताया जाएगा, क्यों, प्रीवियस वीडियो देखो, देखिए आपने प्रीवियस वीडियो, उसमें क्या था, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इथेनॉल इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर इथेनॉल। एंड सेम थिंग इन अनदर, दैट इज वेपर प्रेशर, सॉरी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वाटर इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर वाटर। सो ये हमारा था प्रोसेस, जिससे आपको इजीली समझ में आया होगा क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, और ये मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं है तो क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका हो सकता है। ये पॉइंट देखो, अब आप एक बार पीछे चलो, क्या आपको अभी ये पॉइंट क्लियर हुए, दोनों देख लें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, 4th एंड 5th क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरह से बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स क्या होते हैं, उनके टाइप बताओ। डेफिनेशन तो हो गई कंप्लीट, यानी बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा और दोनों के दोनों क्या है भाई, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन शो करेंगे या नहीं करेंगे, उसी बेस पे फिर हमारी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। चलिए ये समझ लीजिए पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो टाइप ऑफ एजोट्रोप, दो प्रकार के एजोट्रोप बताए गए, तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। इनके नाम के अंदर ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है भाई। वैसे तो मैं इनको सिंपली डिफाइन कर दूँ एक एक लाइन में, बट आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा क्या है ये चीज़। अब देखो ध्यान से, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, याद रखना, यानी डेफिनेशन तो इतनी ही बतानी है आपने बस इनकी। ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनको मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बोलते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन लिक्विड मिक्सर के जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड क्या, नेगेटिव, ये क्या कहलाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। अब देखो एग्जांपल देखो भाई, 95% इथेनॉल एक्वस, इसका मतलब क्या है 95% इथेनॉल, यानी इसमें 95% तो क्या है इथेनॉल है और 5% वाटर है। एक्वस का मतलब वाटर। सेकेंड एग्जांपल देखें इसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का, यहाँ पे क्या है 68% HNO3 एक्वस, यानी 68% तो क्या है मेरा HNO3 है और 32% बच गया जो 100 में से, वो मेरा क्या है यहाँ पे एक्वस मतलब वाटर। तो ये यहाँ तक ही करना है टॉपिक आपको, बट ये प्रोसेस समझो, इनको मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स क्यों बोलते हैं और इनको मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स क्यों बोलते हैं, समझ लीजिए। देखो ये ग्राफ आपने पहले पढ़ा था भाई, इस ग्राफ में क्या था, रोल्स लॉ के आधार पर मेरे पास पी टोटल आता था ना ये,
और ये यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था। बट मैं क्या बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ पॉजिटिव डेविएशन तो ग्राफ ऊपर जाएगा ना। ये पीक पॉइंट हो गया इसका, यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर है इसका। और मैं इसको अगर कंपेयर करूँ, देखो नीचे समझो, ये मेरे पास क्या है, ये तो आप जानते ही हो पहले से ही। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाटर का 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में। मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का 1 है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इथेनॉल का मैक्सिमम, यहाँ पे क्या, वाटर का मैक्सिमम, इथेनॉल का 0। तो देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर मेरा है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मेरा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली यहाँ पे इस पीक पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, है ना। तो मैं नीचे इस ग्राफ को लेके जाता हूँ और मैं अनदर ग्राफ बनाता हूँ सिमिलरली। तो आप नीचे देखोगे इसको, तो यहाँ पे देखें एक बार, यहाँ पे फिर अब हम किस में ग्राफ बनाते हैं, सेकेंडली बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, यानी टेम्परेचर यहाँ पे है, और नीचे क्या है इस पोर्शन के अंदर, नीचे मेरा क्या है भाई, टेम्परेचर के साथ है ये, और दूसरा इसमें नीचे देखोगे तो मोल फ्रैक्शन के साथ है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने क्या किया 353 केल्विन पे इसको रखा, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कम है और ये ज़्यादा, तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन है वो किस तरह से बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो एक्चुअल वैल्यू थी ना टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की, वो वैल्यू और भी कम हो गई, 353 केल्विन पे आ गया। ये पहले 353 पे था, अब ये थोड़ा सा और कम होगा, 351 केल्विन पे आ जाएगा। यानी ये क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ऊपर क्या था, ध्यान से देखो, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर अगर मैक्सिमम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया इस ग्राफ में, मिनिमम। इसीलिए मैं क्या बोलूँगा इनको, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, अंडरस्टैंड, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। चलिए सेकंड पोर्शन देखते हैं। सेकंड पोर्शन भी सिमिलरली क्या है, 68% मेरे, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ आपको, ये 95% इथेनॉल था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5% मेरा वाटर था, तो इतनी वैल्यू मान ली हमने 95%, 5% वाटर तक की इसकी वैल्यू, इसलिए इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, अब ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू थी रोल्ट लॉ के अनुसार, बट मेरा 68% क्या है, NO3 है, और 32% वाटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ तक आ गया मान लो, और ये मैक्सिमम, इसकी मिनिमम पीक यहाँ पे होगी, तो ये वेपर प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, मिनिमम। और नीचे चलेंगे हम इस ग्राफ के थ्रू, तो नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आके अब बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या है, राइज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारा क्या था, अब इसका जितना भी बॉइलिंग पॉइंट था उसके अनुसार हमारा ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा, बट ऊपर क्या है, मिनिमम वेपर प्रेशर। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्या, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। अब देख लीजिए, मैंने इनको डिफाइन भी किया नीचे, अगर आपको ज़रूरत है तो, वैसे ये डेफिनेशन पहले बता चुका हूँ, पढ़ लेना, याद हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई लिखा हुआ ऊपर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा। इसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूड है, ग्राफ भी हैं, और कुछ डेफिनेशन है, यानी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम। टोटल कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, 4। तो चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी हम इनको नाम देते हैं भाई। ऐसी प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। कैसी प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना, ऐसी प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन की जिसमें जो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, लेकिन उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्या बोला मैंने, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। जैसे समझो, ये हमारे पास कोई बीकर है, इसके अंदर क्या है, वाटर, मैंने इसमें मिला दिया 2 ग्राम ऑफ शुगर। कितना भाई, 2 ग्राम शुगर मिला दिया। अब इसका जो चेंजमेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टी जो चेंज होंगी, सपोज करो मैं इसकी वेपर प्रेशर की बात करूं। अब ये प्योर लिक्विड था तो इसका वेपर प्रेशर बच्चों ज़्यादा था, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल मतलब इसके वेपर तो बनते नहीं साल्ट के, तो 2 ग्राम मैंने शुगर मिला दिया, चलो ठीक है, 2 ग्राम जो शुगर मिला मैंने, तो अब इसका वेपर प्रेशर थोड़ा बहुत कम होगा ना। तो इसका वेपर प्रेशर इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि कितना वेपर प्रेशर लो करेगा, अब इसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मिलाने के बाद कम हुआ, वही है इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप खुद बता दीजिए मेरे को, मैंने 2 ग्राम शुगर मिलाया था, क्या मैं 2 ग्राम साल्ट मिला सकता हूँ इसमें, तभी भी तो सेम प्रोसेस होगा ना।
तो यानी ये बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको कि ये शुगर मिलाओ, साल्ट मिलाओ, यूरिया मिलाओ, कुछ मिलाओ, नो इफेक्ट, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट। कितना सोल्यूट मिलाया है, 2 ग्राम है, चाहे वो साल्ट है या शुगर है, जबकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता ये। इसका मतलब इसमें ये किस पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला गया है। इजीली अंडरस्टैंड आपको इसमें हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने सारा इसमें यही बताया आपको। अब 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास टोटल डिस्कस करेंगे हम पूरे चैप्टर के थ्रू आउट। कोशिश करेंगे 2-2 प्रॉपर्टी उठाएं आपके लिए एक लेक्चर में, जैसे कल वाले लेक्चर में फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा मैं। तो चलिए इनके नेम बता देते हैं आपको। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझाएंगे नहीं अभी आपको, कल बताएंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इतना बता दूं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कम होना वेपर प्रेशर का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ना यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 3 प्रॉपर्टी एक साथ डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज तीनों के तीनों सेम है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्वाइट डिफरेंट। So this will be discussed in separate session and this is a very large colligative property। तो चलिए आज का लेक्चर फिनिश हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।